हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर्स है हम लोग का डेप्रिसिएशन। और ये चैप्टर आपको 11 में, ग्रेजुएशंस में, सीए में, सीएमए में, ये आगे आपको चैप्टर्स वगैरह ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से काउंट किया जाता है। आज हम लोग क्लास 11 का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, और डेप्रिसिएशन लगता क्यों है ये भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, क्लास 11 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एसेट को अगर हम कंटिन्यू वे में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं या कोई भी एसेट यूज में है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर वो एसेट अगर बॉक्स में बंद होता या यूज में नहीं होता तो उसका वैल्यू जो है कांस्टेंट रहता। ठीक है, मतलब न्यू पैक में रहता तो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता, मतलब परचेजिंग प्राइस में ही रहता। लेकिन जैसे ही बॉक्स से एसेट जो है बॉक्स से आउट मतलब निकल जाता है और उसके बाद वो यूज होने में स्टार्ट हो जाता है तो उसका वैल्यू अपना डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जितना जिस रेट से वो डिप्रिशिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ एक आरएन कार्टर है, वो हम लोग को डेप्रिसिएशन के बारे में डेफिनेशन दिए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? बोलता है डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। है ना, बोले कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक ऐसा ग्रेजुअल मतलब कंटिन्यू स्टेट में, और परमानेंट मतलब वो हमेशा डिक्रीज करेगा ही, डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब कोई भी एसेट को अगर हम यूज करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है ना, ये हम लोग का कौन बोलते हैं, आर एन कार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी एसेट को अगर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक समझा जाए, मान लीजिए आप अगर 10,000 का फोन आप खरीदते हैं और 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद आप इस एसेट्स को या इस मोबाइल को अगर बेचते हैं या सेल करते हैं तो इसका प्राइस क्या होगा, है ना? तो क्या होगा, तो मार्केट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस लगाया जाएगा। मतलब जितना है, जितना में आप परचेज किए थे उतना में वो नहीं मिलेगा। फिर भी आपका इसका प्राइस कितना मिल सकता है, 7 से 8,000, 7,000 या 8,000 जो भी मिलेगा। ठीक है, या 6,000 में कभी कभी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है मार्केट का कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसका वैल्यू अगर क्यों घट गया, क्योंकि आप इस एसेट को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। अगर यूज होने के कारण से इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, तो जो जिस रेट से वो डिक्रीज किया, जैसे मान लीजिए अगर हमको 6,000 उसको मिल रहा है तो 4,000 रुपीज क्या हो गया, इसका वैल्यू डिक्रीज कर गया। तो ये जो 4,000 रुपीज जो डिक्रीज किया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका कुछ फीचर्स है, इसका फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स क्या बोलता है, देखिए, डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये हमेशा फिक्स एसेट को क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट है सच फॉल इन ऑफ द प्रेजेंट नेचर, परमानेंट नेचर। ये हमेशा क्या करेगा, परमानेंट नेचर को ही डिक्रीज करता चला जाएगा, ये हमेशा डिक्रीजेस फॉर्म में रहेगा। नंबर 3 पॉइंट है इट इज द डिक्रीजेस ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ये हमेशा एसेट का बुक वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा है डेप्रिसिएशन इन टर्म ऑफ यूज, मतलब डेप्रिसिएशन कब यूज करेंगे, रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और फिक्स एसेट। जब कोई टेंजिबल एसेट्स होगा या फिक्स एसेट होगा तभी हम इसका डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे, है ना? तो अगर इनटेंजिबल एसेट्स हुआ तो क्या यूज करेंगे, तो इनटेंजिबल एसेट्स में हम लोग एमोर्टाइजेशन का यूज करते हैं, और फिक्स एसेट में या टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। कारण क्या है, अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण तो होगा। इसका कारण क्या है, देखिए, सबसे पहला है कांस्टेंट यूज। अगर हम कोई भी एसेट्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। मतलब कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा, एक्सपायरी ऑफ द टाइम, उसका धीरे धीरे उसका टाइम क्या हो रहा है, एक्सपायर होते जा रहा है। ठीक है ना, तो जिसके कारण से उसका वैल्यू का रेट भी क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
उसके बाद परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इन केस कोई भी एसेट का एक्सीडेंट हो जाता है या टूट फूट जाता है या फट जाता है तो उसका वैल्यू भी डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया कुछ कारण जिसके कारण डेप्रिसिएशन लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं जब हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो कुछ कुछ फैक्टर को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण डेप्रिशिएट कैलकुलेट होना करेंगे, तो वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन करने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तो हमको सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालना होगा, एसेट का टोटल वैल्यूएशन कितना है। दूसरा है एस्टिमेशन यूज ऑफ द एसेट, एसेट कितना दिन तक यूज होने वाला है उसका, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा। स्क्रैप वैल्यू क्या है, तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि जितना दिन तक का आपको एसेट का वैल्यूएशन दिया गया है, मतलब जैसे कोई भी एसेट का वारंटी गारंटी दिया रहता है तो मतलब उसका लाइफ दिया है कि 10 साल 15 साल दिया हुआ, आफ्टर 10 ईयर्स उसका वैल्यू का जो भी रेट है वो क्या होगा, स्क्रैप में मिलेगा। मतलब उसका मतलब स्क्रैप का वैल्यू में मिलेगा, मतलब उसका गारंटी खत्म तो वो अब क्या हो गया, एज ए स्क्रैप हो गया। ठीक है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्या हो गया। कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि किस डेट में खरीदे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट है एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रहे हैं। अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है तो अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए भी सीखेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सीखेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट आप लोग को जब कैलकुलेशन आइएगा तो आप लोग को दिमाग में बैठाना होगा कि ये 4 पॉइंट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। अब आते हैं, अब देखिएगा मेथड है, तो मेथड एक्चुअली में दिया गया है 8 मेथड दिया हो गया है, बुक्स में 8 मेथड दिया है, लेकिन 11 में जो हम लोग को पढ़ना है वो सिर्फ 2 मेथड ही पढ़ना है हम लोग को। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो बाकी सब मेथड आपका यूज होगा, जैसे आप सीए में फाउंडेशन कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में कर रहे हैं तो वो सब सारी बाकी मेथड आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन वो सब मेथड कब तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको ये दोनों मेथड आपको पता होगा। जब तक ये दोनों बेसिक मेथड नहीं पता होगा तो बाकी का मेथड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए बेसिक मेथड आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो 2 मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड किसको बोलते हैं और रिटन डाउन वैल्यू मेथड किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ जनरल एंट्री जो कि जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चंस में। तो पहला जनरल एंट्रीज है, अगर कोई भी एसेट अगर हम परचेस करते हैं तो उसका परचेस करने का एंट्री क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या तो वेंडर। अगर हम कैश में खरीद रहे तो कैश, बैंक से पेमेंट करें तो बैंक, और वेंडर मतलब अगर उधार में खरीद रहे हैं तो वेंडर का नाम लिखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस हम लोग आएंगे वो या तो कैश में या तो बैंक में, और कैश तो ज्यादा नहीं, बैंक में ही बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अगर उसका डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का एंट्री किस 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 तरह का होगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। डेप्रिसिएशन अगर हमको ट्रांसफर करना होगा, ये क्या करता है, डेप्रिसिएट क्या करता है, मेरा जो भी प्रॉफिट है उसका वैल्यू को डिक्रीज करता है। ठीक है ना, तो एसेट का वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है, साथ साथ मेरा प्रॉफिट को भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखिए कहाँ ट्रांसफर होगा, अगर हमको डेप्रिसिएशन अगर ट्रांसफर करना होगा तो ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब आते हैं कि जब हम लोग को क्वेश्चन में एसेट अगर हमको कैलकुलेट करना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ फॉर्मूलाज है आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, पहला फॉर्मूला है ईयरली, आपको डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा, ईयरली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखते हैं, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड लाइफ, उसका लाइफ कितना दिया है। ठीक है, इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप, ईयरली डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को
मिलेगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू, अगर हमको रेट में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम लोग इनटू करेंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा रेट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये हम लोग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग ये फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो कोई मशीनरी खरीद रहे हैं 1 लाख में, है ना, और उसमें और हम इंस्टॉलेशन करवाएं तो हमको 5,000 रुपया और उसमें हमको ऐड करना पड़ा, इंस्टॉलेशन चार्जेस हमको देना पड़ा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमको कितना देखने को मिला, 1 लाख प्लस 5,000, टोटल कितना आ गया, 1,05,000 हम लोग को देखने को मिला। ये क्या हो गया, ये मेरा आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट। और स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि उसका लाइफ जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे कोई भी एसेट का लाइफ होता है, लाइफ खत्म होने के बाद वो स्क्रैप में बिकता है, तो स्क्रैप का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला से, इस दोनों फॉर्मूला से हम लोग डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जैसे अब आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि कौन मेथड जो था वो मेथड में क्या करना। सबसे पहले जो मेथड था हम लोग का वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड था। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कोई भी जैसे मशीनरी है, 1 लाख का मशीनरी है और 10% इसका डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, तो एक बार हम लोग 1 लाख का अगर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए तो इसका ईयरली डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10,000 रुपीज आ गया। तो क्या होगा, हर एक साल ये डेप्रिसिएशन ही मेरा कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में हम डेप्रिसिएशन कितना लगाए, 10, सेकेंड 10,000, फिर सेकेंड ईयर में भी अगर हमको डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो कितना लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे, 80,000 बचेगा। अगर थर्ड ईयर में लगाना होगा तो फिर से हम लोग 10,000 लगाएंगे, ये 70,000 बचेगा। मतलब क्या हो गया कि ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हम लोग 10,000, ये ईयरली डेप्रिसिएशन, मतलब ये क्या होगा, रिपीटेड होते रहेगा, हर एक साल ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, हर एक साल रिपीट करते चलेंगे। ये होता है हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अगर मंथ में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो मान लीजिए इसमें जितना भी मंथ बोला, 6 मंथ बोला, 6/12, तो इसका निकालिए 5,000, तो 5,000 यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में मान लीजिए लगा दिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना होगा, नेक्स्ट सेकंड ईयर में, तो हम लोग को कितना लगाना होगा, फिर ये 10,000 रुपीज ही लगाना होगा। मतलब ये डेप्रिसिएशन रिपीट होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन मतलब मेथड समझ में आ गया होगा कि मेथड क्या बोलना चाह रहा है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस में है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बनाने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2000, वर्किंग नोट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, वर्किंग भी करते चलते हैं, है ना। वर्किंग नोट में हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या गिवन है। बोलता है 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी करते हैं। कब, 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी करते हैं। लिमिटेड मशीनरी वाज परचेज ऑन मशीनरी कितना, 1,90,000, 1,90,000 में करते हैं। एंड स्पेंड 10,000, उस पर 10,000 रुपीज और खर्चा किए, तो टोटल मशीनरी का रेट कितना हो गया, 2 लाख रुपीज हो गया। मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट हमको पता चल गया। एंड इंस्टॉलेशन एट द डेट ऑफ द परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी वुड बी 50,000। अब इसका स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में इसका स्क्रैप वैल्यू दे दिया है 50,000। ऑन एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया है, देखिए 6 ईयर, मतलब एस्टिमेटेड इसका लाइफ दे दिया है 6 ईयर। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इससे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकेंगे। गिव द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बुक ऑफ द कंपनी 4 ईयर्स, कितने साल के लिए बोला है बनाने के लिए, 4 ईयर्स के लिए। मतलब हम 15 में कर दें तो 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19 तक हम लोग जाकर के लास्ट देखेंगे 4 साल। 4 साल के बाद में इस मशीनरी का रेट कितना है, 2 लाख का। ये 2 लाख का जो मशीनरी है आफ्टर 10 ईयर्स
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद में इसका वैल्यूएशन कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईयरली डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला था, अभी ऊपर में पढ़े हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आया मेरे पास में 2 लाख, और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 50,000, डिवाइडेड बाय मेरा इसका लाइफ कितना दिया है 6। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? देखिए 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है मेरे पास में 25,000। 25,000 इसका डेप्रिसिएशन आता है ईयरली। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में रेट भी पूछ रहा है तो रेट भी आपको निकाल के दिखाना होगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करके लेकर के आए कितना 25,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट हम लोग को दिया हुआ है 2 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो 2020 123 123 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है मेरा 2.5%। ठीक है, 12.5%, ये हो गया मेरा रेट। अगर हम एक 2 लाख का अगर देखिए अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख का अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 12.5% में तो ये आता है 25,000। आ गया ना? ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल था समझने के लिए। ठीक है, तो अब ये हमेशा हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, हमेशा क्वेश्चंस में, अब आगे का क्वेश्चंस में ये रेट दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। अब इसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। मशीनरी खरीदे कब थे? 1 अप्रैल 2015 को खरीदे थे। कितने में? 2 लाख का, और 4 साल का इसका वैल्यूएशन बोला है। 6 ईयर के बाद बताइए इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बनाने के लिए बोला है, तो हम अभी बताएं कि डेप्रिसिएशन क्या होता रहेगा, रिपीट होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2016। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, लगाएंगे तो 25,000 आएगा, और उसके बाद इसका वैल्यू बचेगा 1,75,000। ये ओपनिंग डेट कब होगा? 1 अप्रैल 2016। फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 साल का, 31 मार्च 2016 से 17 जाएगा, ये हो गया डेप्रिसिएशन। फिर से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 25,000। ये देखिए फर्स्ट ईयर हो गया, ये हो गया सेकंड ईयर। ठीक है, इसका वैल्यूएशन कितना हो गया? 1,50,000। कितने साल का बोला है बनाने के लिए? 4 ईयर्स का बोला है। तो अभी 2 ईयर्स का हुआ है, अभी एक और चलेंगे 2 साल। 1 अप्रैल 2017। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 31 मार्च 2017 से कहा जाएंगे 18। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर कितना लगाएंगे डेप्रिसिएशन? 25,000। ये वैल्यू क्या बचेगा? 1,25,000। ये हो गया मेरा थर्ड ईयर। ठीक है, फिर ओपन होगा 1 अप्रैल 2018 को, और लास्ट क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019 जाएगा। फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 25,000, ये आ गया 1 लाख। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, देखिए 4 ईयर्स हो गया, तो 4 ईयर्स आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में आपका मशीनरी का वैल्यू कितना बचा? 1 लाख रुपया। मतलब आप जब खरीदे थे तो उस टाइम मशीनरी का वैल्यू कितना था? 2 लाख। अब 4 साल के बाद में इसका मशीनरी का वैल्यूएशन कितना हो गया? 1 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है, इसमें बनाने के लिए बोलता है, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला था। पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मेट खींच लेते हैं पहले। फॉर्मेट में क्या क्या है देखिए, सबसे पहले आएगा इधर डेट, ये आ गया आपका पार्टिकुलर, फिर आएगा डेट, फिर आएगा डेट, अमाउंट, डेट और पार्टिकुलर, फिर से अमाउंट। ये हो गया फॉर्मेट आपका मशीनरी अकाउंट का। आगे भी थोड़ा सा लंबा बनेगा तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जब मछली अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे, सॉरी 1 मिनट, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे
मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग देना होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या है फॉर्मेट में, ये हो गया डेट, ये आपका हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया डेट, ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल कब खरीदे थे मशीनरी को, 1 अप्रैल 2015 को खरीदे थे। तो यहाँ पे खरीदने का इंटरेस्ट देखिए, हम ऊपर में इंटरेस्ट आप लोग को बताए थे ना, जनरल इंटरेस्ट। देखिए क्या बताए थे, जब भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैश या तो बैंक अकाउंट। तब हमको एसेट्स के अकाउंट में क्या लिखना है, बैंक लिखना है। बैंक है किधर, बैंक या कैश किधर है, टू में क्रेडिट साइड में है, तो उसको वापस हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या कि लेजर का पोस्टिंग है, तो लेजर का पोस्टिंग में हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड में इसका लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले इधर लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 को हम लोग खरीदे हैं, तो खरीदने का एंट्री क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टोटल मशीनरी का रेट 1,90,000 था, प्लस उसमें 10,000 का हम लोग क्या किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, तो मशीनरी का रेट कितना हो गया था, 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब इसका 1 साल यूज करेंगे तो 31 मार्च 2016। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया था, 25,000, तो यहाँ पे 25,000 आया। 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद तो वैल्यू क्या बचा मेरे पास में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में फर्स्ट ईयर के बाद में कितना वैल्यूएशन बचा, 1,75,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,75,000, और 1 साल का मेरा ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। ये 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख आएगा। फिर आएगा यहाँ पे, इसको सीडी से फिर बीडी करेंगे, तो देखो 31 मार्च को क्लोजिंग है, ओपनिंग कब होगा, 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग होगा। टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी, यहाँ पे लिखेंगे 1,75,000। फिर से इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 31 मार्च 2017 जाएंगे, फिर से वही लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से डेप्रिसिएशन मेरे कितना लगने वाला है, 25,000 ही रहने वाला है। इसका वैल्यूएशन क्या बचेगा, तो बाई बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 1,75,000 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,50,000 इसका वैल्यूएशन बचा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट। हम लोग को इस तरह से करके कितने साल का क्वेश्चन में बोला था, 4 इयर्स का, तो 2 इयर्स हो गया। अब हम लोग को 1 साल का और बनाना है और 2 साल का। तो अब ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से होगा 1 अप्रैल 2017, ठीक है, ये 17 है, यहाँ पे 17 से यहाँ पे आएगा टू, सीडी से बीडी आएगा, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी, यहाँ लिखेंगे 1,50,000 का वैल्यूएशन बचा, ये वाला अमाउंट, ठीक है, इधर आ जाएगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2017 से 18 आएगा, बाई, फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना, 25,000। फिर इसका वैल्यूएशन क्या बचेगा, बाई बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, कितना आएगा, 1,25,000। 1 साल का कंप्लीट, फिर से ये हो गया आपका 1,50,000, ठीक है। और 1 साल का और बनेगा, तो सीडी से यहाँ पे फिर से बीडी करेंगे, 1 अप्रैल 2018 लेकर के आएंगे, तो टू बैलेंस बीडी 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर 1 साल का हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 1,25,000, ठीक है, सॉरी 1 लाख नहीं, 25,000। और मेरा बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस बाई बैलेंस बीडी सीडी 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसको अगर हम क्लोज करते हैं, ठीक है, तो क्लोज करते हैं, तो ये आ गया 1,25,000, ये 1,25,000। तो आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर ये आ गया 1 लाख। ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, तो आप लोग देखते चलेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आएगा कैसे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फॉर्मूला है, और ये वर्किंग नोट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं, मशीनरी अकाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन में देखेंगे कि मशीनरी अगर बिकता है तो उसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर नया मशीनरी फिर से खरीदेंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसे कर देंगे, ठीक है। तो आगे चलेंगे, चलिए, थैंक यू।